अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा को हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं और दूसरी शाखा को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी को केंद्र बिंदु मानकर पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत है, पहाड़ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव को केंद्र बिंदु मानकर मानव के बारे में अध्ययन करते हैं और मानव समाज के कल्याण के बारे में, मानव के जनसंख्या के बारे में या मानव के विकास के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि मानव का पर्यावरण या प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, तो इसका अध्ययन हम जो है मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो आइए हम लोग मानव भूगोल की परिभाषा को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों के, यानी मानव समाज कैसा है, और धरातल यानी प्रकृति या पृथ्वी का संबंध कैसा है, मानव का और प्रकृति का या पृथ्वी का संबंध कैसा होता है, इसका अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप परिभाषा समझ गए होंगे। आगे देखो, रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि मानव भूगोल का पिता। जनक का मतलब होता है पिता। किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। इनका एक ग्रंथ था जो कि बहुत विश्वविख्यात हुआ था। उस ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। याद रखना, फ्रेडरिक रेडजेल ने एक ग्रंथ लिखा था जो बहुत फेमस हुआ था, बहुत विश्वविख्यात हुआ था। उस ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। समझ में आ गया? जब मानव और प्रकृति के बीच में अध्ययन शुरू हुआ तो कुछ अवधारणाएं सामने आई। तो वो कौन सी अवधारणाएं हैं, आइए समझते हैं। पहली अवधारणा है निश्चयवाद या नियतिवाद। तो क्या होता है निश्चयवाद और नियतिवाद? जब मनुष्य आदिम था, यानी आदिमानव था, और प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न था, बहुत ही कम था, तब मनुष्य अपने आप को प्रकृति का दास समझता था, यानी गुलाम समझता था। और मनुष्य जो है प्रकृति का प्रयोग करने में जो भी चीजें हैं, जैसे कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसका प्रयोग करने में वो डरता था और प्रकृति को शक्तिशाली मानता था। जब प्रकृति में यानी धरातल के ऊपर भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो मनुष्य उससे भयभीत होता था, उससे डरता था और प्रकृति की पूजा पाठ करता था। तो यहाँ पे निश्चयवाद में और नियतवाद मतलब दोनों का अर्थ सेम होता है। इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास होता है और अपने इच्छा के अनुसार जो भी चीजें हैं प्रकृति में उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो बहुत ही सीमित तक ही कर सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। मनुष्य के सभी कर्म जो हैं, सभी कर्म मतलब सभी काम प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। तो निश्चयवाद या नियतिवाद में क्या बताया गया है? निश्चयवाद या नियतवाद में बताया गया है मनुष्य के सभी कर्म या काम जो हैं प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता। यानी मनुष्य जो है प्रकृति में उसे जो भी मिला है अपने इच्छा अनुसार उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। यहाँ पे पृथ्वी का या प्रकृति का जो है शक्तिशाली बताया गया है और प्रकृति का जो है मनुष्य उसका अपने आप को दास समझता है। समझ में आ गए? आगे समझो। अर्थात
उसकी स्वतंत्रता सीमित है। यानी यहाँ पे नियतिवाद में जो मनुष्य की स्वतंत्रता है, जो आजादी है, वो सीमित है। मनुष्य अपने इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि वो प्रकृति के नियमों द्वारा काम करेगा। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग नियतिवाद कहते हैं या निश्चयवाद कहते हैं। इसके समर्थक जो थे वो रेटजेल महोदय थे। रेटजेल महोदय ने बताया कि प्रकृति जो है उसका कुछ नियम होता है और उसी नियम के अनुसार जो है मनुष्य को कार्य करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। और मानव जो था प्रकृति को शक्तिशाली मानता था और मानव खुद को प्रकृति का दास समझता था। ठीक है, और इस अवधारणा को समर्थन किसने दिया था? रेटजेल महोदय ने दिया था। उसके बाद कुछ और अवधारणा ये आई जिसको हम लोग संभववाद कहते हैं। संभववाद का अवधारणा का समर्थक किसने किया? उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। ये एक ही आदमी का नाम है, नाम थोड़ा टफ है याद रखना। इनका नाम क्या है? विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने नियतिवाद के पूरा अपोजिट बताया, उल्टा बताया। इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी होता है, मालिक होता है और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पृथ्वी पर है उसका प्रयोग कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। आज के समय में मनुष्य ने क्या किया? पृथ्वी के ऊपर जितने भी चीजें हैं उसका परिवर्तन कर दिया। जंगलों को काट दिया, खेत बना दिया, नदियों में परिवर्तन किया, धरातल पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, रोड बनाए, डैम बनाए और जो डीजल पेट्रोल है सबका प्रयोग कर रहा है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे बताया गया है संभववाद में मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी होता है, मालिक होता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है और कर भी रहा है। ठीक है, तो इसको समझो। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है तथा प्रकृति का दिया हुआ अनेक संभावनाओं का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। तो संभववाद में क्या बताया गया? संभववाद में बताया गया कि प्रकृति जो है, जो भी चीजें प्रकृति में है उसका प्रयोग जो है मनुष्य कर सकता है और मनुष्य जो है उसका स्वामी है, प्रकृति का स्वामी होता है। और यहाँ पे मनुष्य को प्रभावशाली बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और अवधारणाएं आई जो दोनों अवधारणाएं के मिश्रण है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो कौन सा है? उसे हम लोग नव निश्चयवाद कहते हैं। इसे हम लोग रुको और जाओ भी कहते हैं। समझ में आ गया? नव निश्चयवाद को क्या कहते हैं? रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। नव निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। जैसे आप उदाहरण से समझो, जैसे प्रकृति में जो भी चीजें हैं अगर उसका ज्यादा प्रयोग कर लिया जाएगा तो मनुष्य मानव जो समाज है वो खतरे में आ जाएगा। यानी कि मानव समाज और प्रकृति जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं, तो कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा दोहन किया जाएगा प्रकृति का तो मानव समाज जो है खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है नव निश्चयवाद। इसे हम लोग रुको और जाओ भी कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य जो है प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ता है, किंतु वातावरण के तत्वों के उपयोग के लिए स्वतंत्र है। यानी कि प्रकृति में जो भी है मानव उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार। ठीक है, और इसका समर्थक जो है किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। तो ये नाम याद रखना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।